गैजेट्स 360 हिंदी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रणय और आज के इस वीडियो में यानी कि टेक आपकी जुबान में एक नए एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं OnePlus 8T के बारे में। अब OnePlus कंपनी की रणनीति आगे क्या हो सकती है, क्या हम देखेंगे इस कंपनी के द्वारा, और इसके अलावा थोड़ी बहुत OnePlus 8T की भी बात कर लेंगे कि आपको लेना चाहिए या नहीं। रिव्यू तो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन आप में से कुछ लोगों के और सवाल थे, उनके भी जवाब देने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। ध्यान रखिए कि अगर आपको टेक आपकी जुबान में आपका सवाल चाहिए तो वेडनेसडे या थर्सडे को देख लीजिए, हमारी कम्युनिटी पोस्ट आ जाता है youtube.com/gadgets360hindi/community पे जाइए, वहां पर एक पोस्ट होता है, वहां पर आपके सवाल आप पूछ सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट में जो भी सवाल पूछे जाते हैं उनके सारे जवाब हम यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती कर दे कि चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम नए वीडियोस बनाते हैं। और साथ में अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो एक लाइक कर दीजिए, काफी प्रोत्साहन मिलता है उससे। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, अगले एपिसोड्स में आप क्या देखना चाहते हैं। आपके टॉपिक सजेशंस हम ध्यान में रखते हुए अगले एपिसोड वगैरह की प्लानिंग करते हैं। तो चलिए अभी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम बात करके OnePlus 8T के बारे में। अब जब OnePlus 8T पहली बार लॉन्च हुआ था, यानी कि पहली सबसे लीक मैंने देखी थी OnePlus 8T की, ये स्मार्टफोन आने वाला है करके, मेरी इससे बहुत सारी उम्मीद थी। नंबर 1 उम्मीद थी कि प्राइस थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि OnePlus 8 का प्राइस मुझे लग रहा था अभी भी कि थोड़ा ज़्यादा है। जो आपको मिल रहे फीचर्स वैसे अच्छे हैं, ऐसे नहीं खराब हैं, लेकिन मुझे फिर भी लग रहा था कि OnePlus कंपनी जो जानी जाती थी 35,000 के आसपास के प्राइस रेंज में, वो 40+ में चली गई। और स्मार्टफोन में आपको IP रेटिंग, वायरलेस चार्जिंग, ये सारी चीज़ मिलने की मतलब चीज़ें भी कम लग रही थी, पॉसिबिलिटी कम लग रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसका प्राइस थोड़ा कम हो जाए तो और अच्छा रहेगा। तो OnePlus 8T जब लॉन्च हुआ तो थोड़ा प्राइस जरूर कम हुआ, उससे मैं खुश हूँ, लेकिन इस बात से खुश नहीं कि आपको IP रेटिंग, वायरलेस चार्जिंग, ये सारी चीज़ें स्मार्टफोन में नहीं मिलती हैं। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्यों चाहिए ये सारी चीज़ें। IP रेटिंग से क्या होता है, एक वाटर प्रूफिंग की सर्टिफिकेशन होती है, जिससे थोड़ा बहुत मतलब ऐसे मन में दिलासा दिया जाता है कि भाई इसको वाटर डैमेज नहीं होगा। बस ये है कि अगर आप फिर भी उसको वाटर डैमेज कर दे तो कोई कंपनी वारंटी तो ऑनर नहीं करेगी, लेकिन एक अच्छा फीचर होता है। आजकल के मॉडर्न स्मार्टफोन्स में सब में वो होता है। तो बारिश में अगर आप कहीं चल के जा रहे हैं, अचानक से एकदम तेज़ बारिश होती है, या फिर आपका फ़ोन गलती से हाथ से फिसल के कहीं पानी में गिर गया, इमीडिएटली आप उसको बाहर निकाल देंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर IP रेटिंग हो उसमें। अब OnePlus का कहना है कि IP सर्टिफिकेशन वगैरह ये सारी महंगी चीज़ें होती है, इसीलिए वो अब तक वो स्मार्टफोन में नहीं लाए हैं, सिर्फ OnePlus 8 Pro में लाए हैं वो इस पर्टिकुलर फीचर को। लेकिन मैं चाहता हूँ कि OnePlus 8 में भी आ जाए। अभी देखिए, OnePlus कंपनी की 2 लाइन बन चुकी है, एक OnePlus Nord यानी कि सस्ते स्मार्टफोन, और एक OnePlus 8, 9 जो नंबर सीरीज होती है ना, वो वाली है। दूसरी वाली सीरीज अलग से बन चुकी है। तो अभी Nord वाले में अगर नहीं आती है IP रेटिंग, वायरलेस चार्जिंग, मैं माफ करने को तैयार हूँ। 25-30 हज़ार रुपए में जितने फीचर मिल रहे हैं वो अच्छा है। IP रेटिंग, वायरलेस चार्जिंग उस प्राइस रेंज में मिलना बहुत मुश्किल है। तो आप देख लीजिए, अगर 40 से ज़्यादा आप पैसे दे रहे हैं तो ये दोनों फीचर मुझे लगता है ज़रूर होने चाहिए। तो इस बार OnePlus 8T में मेरा मानना है कि IP रेटिंग और वायरलेस चार्जिंग इसीलिए नहीं आया क्योंकि OnePlus 8 Pro में वो दोनों चीज़ें मौजूद हैं, और OnePlus 8 Pro का अपग्रेड इस बार उन्होंने लॉन्च नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि 8 Pro में जो फीचर्स थे वो काफ़ी हैं, इसके आगे हम ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, इसीलिए अभी 2020 में तो हम नया एकदम प्रीमियम फ्लैगशिप फ़ोन नहीं लाएंगे। तो इससे होता ये है कि अगर वो OnePlus 8T में आपको दे देते ये सारे फीचर, IP रेटिंग, वायरलेस चार्जिंग वगैरह, तो कौन OnePlus 8 Pro खरीदता। और मुझे ये भी लगता है कि उन्होंने सोच लिया कि 50,000 से ऊपर हम ये फीचर देंगे, 50 के नीचे शायद ही ना देना चाहें, इसीलिए उन्होंने वो फीचर्स ऐड नहीं किए हैं। अब अगले साल जब OnePlus 9 आएगा, मुझे लगता है दाम उसका थोड़ा बढ़ेगा, 45 के ऊपर तो ज़रूर जाएगा, 50 के आसपास ही होगा वो, और उसमें आपको IP रेटिंग, वायरलेस चार्जिंग मिलने के ज़्यादा चांसेस है, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा गेस है, ठीक है। तो OnePlus 8T से मेरी यही शिकायत है कि ये अपग्रेड बहुत ही माइनर रिफ्रेश सा लग रहा है। सिर्फ 65 वाट चार्जर बॉक्स में ऐड करने के लिए और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देने के लिए उनको एक नया वर्जन लॉन्च करने की क्या ज़रूरत थी, मैं उससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। मुझे एक्चुअली OnePlus से इंप्रूवमेंट चाहिए वो कैमरा सेक्शन में, क्योंकि अब मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ ये OnePlus 7T का जो कैमरा सेटअप था उससे OnePlus 8 जो है एक कदम पीछे चला गया, और OnePlus 8T में बेसिकली वही समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके कॉपी पेस्ट ही किया उन्होंने वो कैमरा सेटअप जो है उसका, और कैमरा परफॉर्मेंस भी कोई ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है। तो OnePlus 8 Pro में जो आपको कैमरा परफॉर्मेंस मिलती है रियर कैमरे से, वो आपको OnePlus 8T में नहीं मिलेगी, और उसका कारण भी वही है, वो थोड़ा महंगा स्मार्टफोन है, तो उसके फीचर्स वो सस्ते वाले फ़ोन में नहीं लाना चाहते। और दूसरी बात यह है कि सेल्फी कैमरा में भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, इससे मैं सबसे ज़्यादा निराश हूँ, क्योंकि OnePlus Nord में आप देख लीजिए जो आपको सेल्फी कैमरा मिल रहा है उसका सेटअप OnePlus 8T से ज़्यादा अच्छा है। यानी कि 30,000 के नीचे जो स्मार्टफोन मिल रहा है उसमें आप सेल्फी में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप 1080p में अटक गए हैं इन OnePlus 8T में इतने पैसे देने के बावजूद। तो इन चीज़ों से मैं सहमत नहीं हूँ। अब उसके अलावा देखिए 2-3 छोटी मोटी चीज़ें मैं बोल दूंगा, लेकिन अब आप देख लीजिए आपको ये फीचर्स चाहिए या नहीं। अब OnePlus 8T में एक्सपैंडेबल स्टोरेज नहीं है, हेडफोन जैक नहीं है। अब ये दोनों चीज़ें तो आजकल प्रीमियम फ्लैगशिप स्पेस में सब ने हटाना शुरू कर दिए, तो ज़्यादा उसके बारे में अभी कहना सही नहीं होगा। लेकिन
बस थोड़ा दुख होता है देख के कि ये दोनों फीचर्स नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, हेडफोन जैक अगर रहेगा तो सस्ते वाले हेडफोन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के साथ में। मैं आपको बोल रहा हूँ 700-800 रुपये में इतने अच्छे अच्छे ईयरफोन आ जाते हैं कि आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस हेडफोन जैक रहे तो अच्छा रहता है। उसके अलावा ये जो बात हम कर रहे हैं इस एक्सपैंडेबल स्टोरेज की, वो तो अभी 128 GB मिनिमम दे रहे हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना सही नहीं होगा। 128 GB ज़्यादातर लोगों के लिए सही है। अगर आपके लिए कम पड़ता है आप 256 भी ले सकते हैं, उसकी प्राइसिंग कोई ज़्यादा भी बड़ी नहीं है, मेरे ख्याल से वो ठीक है। तो OnePlus ने सही क्या किया है यहाँ पे इतने सालों में, और अभी भी आगे क्या सही करते आ रहे हैं, वो है सॉफ्टवेयर सपोर्ट। Oxygen OS 11 जो Android 11 पर आधारित है वो इस स्मार्टफोन में है। पुराने स्मार्टफोन्स के लिए अपग्रेड अनाउंस कर दिया है। एंड्रॉइड के स्टैंडर्ड से काफ़ी लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट देते हैं, क्लीन यूआई देते हैं, ज़्यादा ब्लोटवेयर वगैरह नहीं होता है, सिर्फ ऐसे फेसबुक इंस्टाग्राम टाइप के ऐप्स प्रीलोडेड देते हैं, और उनके जो खुद के ऐप्स भी होते हैं वो ऐसे अच्छे वाले ऐप्स देते हैं आपको, जो मतलब आप इस्तेमाल कर सकें। ऐसा नहीं कि बस 4 ऐप स्टोर भर दिए, 3 ब्राउज़र भर दिए, भरने के लिए ऐप्स डाल दिए उसमें पहले से ही, ये नहीं होता है वहाँ पर। इससे मैं काफ़ी खुश हूँ। बाकी बहुत सारे स्मार्टफोन देखे हैं मैंने, उसमें काफ़ी विज्ञापन, स्पैमी नोटिफिकेशन, ब्लोटवेयर वगैरह आता है जो मुझे इतना पसंद नहीं है। तो अभी OnePlus कंपनी की रणनीति साफ साफ दिखाई दे रही है अभी अगले साल के लिए भी। मुझे लगता है कि जब OnePlus 9 और 9 Pro ये दोनों स्मार्टफोन्स आएंगे, होपफुली इनके नाम 9 और 9 Pro ही हो, तभी वो कोशिश करेंगे कि IP रेटिंग और वायरलेस चार्जिंग ये बेस वेरिएंट में भी लेके आ जाए। इंक्रीमेंटल अपग्रेड जो होती है ना, और उससे उनको प्राइस बढ़ाने का एक और मौका मिल जाएगा, क्योंकि ये उनकी प्रीमियम लाइन हो चुकी है। इसमें अभी प्राइस ज़्यादा नीचे जाने का स्कोप नहीं है, इससे यहाँ से ऊपर ही जाएगा। अभी आप देख लीजिए, इन्होंने 65 वाट चार्जर तो दे दिया इसके बॉक्स में, काफ़ी अच्छा चलता है, बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है। लेकिन क्या अगले 2-3 साल तक ये देंगे, वो भी एक अच्छी मतलब सोचने वाली बात है, क्योंकि एप्पल कंपनी ने अपने बॉक्स में से चार्जर और हेडफोन निकाल दिए हैं। तो क्या OnePlus भी यही वाली रणनीति अपना के बॉक्स में से चार्जर हटा देगी? देखना पड़ेगा अभी आगे जाके क्या होता है। नॉर्मली तो यही होता है, सारी कंपनियां पहले एप्पल का मजाक उड़ाती है फिर फॉलो करने लग जाती है। मेरी उम्मीद है कि OnePlus कंपनी ऐसा ना करे, तो वो एक और चीज़ है देखने लायक। अब सस्ते स्टेज में क्या हो सकता है, OnePlus Nord का जो सक्सेसर है उसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ मैं, क्योंकि OnePlus Nord बहुत अच्छा स्मार्टफोन था, अंडर 30,000 रुपीज़, बहुत ही बढ़िया फीचर्स दे रहा था आपको और क्लीन यूआई दे रहा था। बस अंडर 20 OnePlus एक स्मार्टफोन ऐसा लॉन्च कर दे, बस तबाही मच जाएगी हर जगह से। बहुत मज़ा आ जाएगा टेस्ट करने में उसको और देखने के लिए कि किस तरह से क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर अपडेट सपोर्ट और अच्छा प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो, ये सारी चीज़ें क्या ये अंडर 20 के सेगमेंट में चल सकता है नहीं, ये देखने बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि उनके सामने Realme और Xiaomi जैसे ब्रांड्स रहेंगे। अब Realme तो खैर OnePlus का कजिन ब्रांड ही हुआ, लेकिन Xiaomi तो कंपीटिंग ब्रांड है। अभी ये सारे ब्रांड होंगे, Samsung भी होगा सामने, तो ये सारे अलग अलग USP लेके आते हैं अपने। अब Realme Xiaomi का है कि सबसे एग्रेसिव प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो देते हैं वो, लेकिन उनके UI में काफ़ी ब्लोटवेयर होता है, स्पैमी नोटिफिकेशन होते हैं। Xiaomi के इसमें विज्ञापन भी होते हैं। तो OnePlus का क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अगर आपको उतना अच्छा प्रोसेसर ना दे, थोड़ा कम वाला प्रोसेसर दे, तो क्या आप खरीदेंगे? कमेंट करके मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में। लेकिन मैं पर्सनली इसी का इंतजार कर रहा हूँ। OnePlus कंपनी जो प्रीमियम स्पेस में कर रही है वो तो अच्छा है, उससे मैं नाखुश नहीं हूँ। अगले साल आप देखिएगा वो पूरी तरह से सैमसंग वगैरह को टक्कर देने के लिए तैयार हो जाएंगे। OnePlus 8 Pro की एक वीकनेस थी सेल्फी कैमरा, वो मेरे ख्याल से अगले साल वो फिक्स कर देंगे, फिर मजा आएगा। प्रीमियम सेगमेंट में कंपटीशन कैसा होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्साह होता है बजट सेगमेंट के बारे में देख के, क्योंकि क्या होता है ना, अभी महंगे स्मार्टफोन्स अपनी अलग जगह पे होते हैं। मतलब एक ऑडियंस होती है उनकी जो सारे महंगे स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर मिलते हैं, प्रीमियम जो फील आती है स्मार्टफोन में, वो सारी चीज़ें उनको चाहिए होती है। लेकिन अफोर्डेबल स्पेस में जब अच्छे फीचर आने लगते हैं तब ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि आप में से ज़्यादा लोगों ने खरीद पाएंगे। अल्टीमेटली हम जो यहाँ पे काम करते हैं वो ये थोड़ी है यहाँ पे काम करने का मतलब कि सबसे महंगे स्मार्टफोन पे बढ़ा चढ़ा के बोल दो और बाकी अफोर्डेबल स्मार्टफोन है उनको सब भूल जाओ। ऐसा नहीं होता। सस्ते स्मार्टफोन मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकते हैं, इसीलिए उस स्पेस में जो इनोवेशन होती है, जो अच्छे फीचर्स आते हैं वहाँ पे, उससे ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं उसका ही इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन कमेंट करके बताइए आप OnePlus से क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि नॉर्ड सीरीज़ में नए फ़ोन आए, या आप चाहते हैं कि प्रीमियम सीरीज़ में और अच्छे आए, या आप ऐसा चाहते हैं कि OnePlus 80 जैसे स्मार्टफोन को मार्केट में रखें 1-2 साल तक, उसका प्राइस कम करते करते। तो जैसे अभी 70 बिक रहा था 35,000 के आसपास, वैसे ही क्या आप चाहेंगे कि OnePlus 80 मार्केट में 30,000 के आसपास वो रखें, मतलब इंस्टेड ऑफ डिसकंटिन्यूइंग। ऐसा भी क्या हो गया कि एक फोन आता है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, फिर नया आता है। तो डिसकंटिन्यू करने की जगह क्या OnePlus को मार्केट में रखना चाहिए, ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए? आप मुझे बताइए कमेंट करके। तो OnePlus के बारे में मुझे जितना अभी कहना था 80 के लॉन्च के बारे में, वो तो मैंने कह दिया। अब आपके सवालों के जवाब देने का समय आ चुका है। तो चलिए, सबसे पहला सवाल है देवेंद्र कुमार जी का, जो कह रहे हैं OnePlus 80 खरीदने लायक है या नहीं। अब देवेंद्र जी, इतना मेहनत से रिव्यू वीडियो बनाया, प्लीज़ देख लीजिए आप, बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आप वो वीडियो देखेंगे। लेकिन आपके सवाल का जवाब मैं यहाँ पर दे ही दूंगा। वो ये है कि OnePlus 80 ये स्मार्टफोन अच्छा है उसके प्राइस रेंज के लिए, बस आपकी प्रायोरिटी क्या है उसके हिसाब से मैं जवाब दे पाऊंगा। अगर आप कह रहे हैं कि मुझे एक अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए 40 to 45 के रेंज में, तो हाँ, ये अच्छा ऑप्शन है डेफिनेटली।
अगर आप कह रहे हैं कि मुझे सबसे बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस चाहिए तो थोड़ा आप बजट बढ़ा लेंगे तो आपको ROG Phone 3 मिलेगा जिसमें 865 प्लस प्रोसेसर दिया गया है। इसमें सिर्फ 865 है। 865 बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि खराब है या कुछ भी है, बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है, आप टेंशन ना लीजिए। बस कुछ लोगों के लिए होता है ना कि मुझे हैवी गेमिंग करनी है, सबसे बेस्ट पॉसिबल गेमिंग फोन चाहिए, तो उनके लिए ROG Phone ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। लेकिन OnePlus 8T भी बुरा फोन नहीं है, बस इसमें IP रेटिंग वायरलेस चार्जिंग आ जाती तो मैं ज़्यादा खुश होता। लेकिन बॉक्स में इन्होंने जो दिया है 65 वाट का चार्जर और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, ये फीचर्स भी अच्छे हैं मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। सैयद मोहम्मद इरशाद जो बहुत रेगुलर व्यूअर है हमारे, इनका कहना है कि नमस्ते प्रणय भाई, ज़्यादा अपग्रेड तो नहीं है, इसीलिए मेरे विचार में दाम तो सही है OnePlus 8T का, लेकिन जब फ्लैगशिप ही लेना है तो क्यों ना OnePlus 8 Pro लिया जाए। अगर आपकी नज़र में 80 इक्विवेलेंट में कोई सस्ता मोबाइल हो तो ज़रूर बताइए। देखिए सैयद, आप फिर से अगर मुझे यूसेज बता देते ना आपका कि किस टाइप का यूसेज है आपका, तो मैं आपके सवाल का ज़्यादा अच्छा जवाब दे पाता। लेकिन जो आपने कहा है 8 Pro के बारे में बिल्कुल सही है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं OnePlus 8T ले लूँगा, आप सोचिए थोड़ा सा कि आप OnePlus 8 Pro के लिए अपना बजट बढ़ा सकते हैं या नहीं। अगर बढ़ा पाएंगे तो डेफिनेटली OnePlus 8 Pro लीजिए, बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। उसका सेल्फी कैमरा थोड़ा औसत लगा, लेकिन उसके अलावा कंप्लीटली ऑलराउंडर स्मार्टफोन जिसे कहते हैं ना, वो वही है। IP रेटिंग वायरलेस चार्जिंग काफ़ी बढ़िया चलता है, और इसके अलावा उसके रियर कैमरे की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, और ओवरऑल जितना सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस वगैरह होता है, बैटरी लाइफ, गेमिंग परफॉर्मेंस, सब कुछ अच्छा था। तो 8 Pro ही मैं सबके लिए रेकमेंड करूंगा अभी के लिए। सबसे कंप्लीट OnePlus स्मार्टफोन वही है, उसकी बस एक वीकनेस है, वो सेल्फी कैमरा, तो वही रेकमेंड करूंगा। लेकिन दूसरा जो आपने सवाल पूछा था कि 80 के इक्विवेलेंट में सस्ता कौन सा स्मार्टफोन हो सकता है, अभी देखिए, अगर आपको OnePlus का ही UI चाहिए, परफॉर्मेंस से उतना मतलब नहीं है ज़्यादा कि एकदम बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस नहीं है तो भी चलेगा, तो OnePlus Nord बहुत अच्छा है उस मामले में। उसके अलावा आप देख लेंगे, अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी चाहिए और सस्ते में चाहिए तो आप Redmi K20 Pro देख सकते हैं, Realme X2 Pro देख सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स हैं मार्केट में। अगर आपको 865 सीरीज़ का 5G सपोर्ट वाला स्मार्टफोन चाहिए तो भी 2-3 विकल्प हैं मार्केट में आपके लिए। एक iQOO 3 स्मार्टफोन है, अब वो रिव्यू में तो अच्छा परफॉर्म कर गया था, लेकिन iQOO कंपनी शायद दूसरे नए फ़ोन लॉन्च करने वाली है, तो शायद उनका इंतजार करके आप देख लीजिए। मुझे नहीं पता कि वो थोड़ा पुराना भी हो गया iQOO 3, तो मुझे इस समय में थोड़ा वेट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा सही लग रहा है। फिर Realme X50 Pro भी है जो एक काफ़ी अच्छा विकल्प हो सकता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी गजनफर खान ये पूछ रहे हैं कि कर्व डिस्प्ले होती तो लेने की ज़रूर सोचता, नॉट इंटरेस्टेड इन डाउनग्रेड OnePlus 8T। जी, इसमें कर्व डिस्प्ले नहीं है, फ्लैट डिस्प्ले है, ये बात आपकी सही है। अब ये डाउनग्रेड है या नहीं, अब देखिए, दिखने में डेफिनेटली डाउनग्रेड है। दिखने में OnePlus 8 ज़्यादा अच्छा दिखता है कर्व डिस्प्ले वगैरह के कारण, लेकिन 8T में कर्व डिस्प्ले के ना होने से फ़ायदा ये होता है कि यूसेज में इतनी दिक्कत नहीं आती है। अगर आप ऐसे लैंडस्केप मोड में फोटो वगैरह लेना चाहते हैं उसमें, तो फिर वो कोने पे जो हाथ लगता है ना बार बार टच स्क्रीन पे, वो अच्छा नहीं लगता है, अच्छी ग्रिप नहीं मिलती है। फिर वीडियोस वगैरह देखते समय कोने में थोड़ा सा कंटेंट नीचे चले जाता है, वो भी इतना अच्छा नहीं लगता है। फिर फाइनली एक और चीज़ है, गेमिंग वगैरह करते समय ग्रिप भी ज़्यादा अच्छी मिलती है फ्लैट स्क्रीन डिस्प्ले में। तो देख लीजिए आप, अगर आप कर्व स्क्रीन डिस्प्ले से ज़्यादा खुश हैं, वही वाला लेना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए OnePlus 8 तो है ही मार्केट में। लेकिन फ्लैट डिस्प्ले होने से भी ऐसा कोई मुझे नहीं लगता ज़्यादा प्रॉब्लम है पर्सनली, बट ये सब्जेक्टिव चीज़ है, आपको जो पसंद है मुझे शायद पसंद ना आए, एंड वाइस वर्सा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी निश्चय मिश्रा जी का पूछना है कि प्रणय भाई, 8T सिर्फ चार्जिंग स्पीड और रिफ्रेश रेट के हिसाब से सही अपग्रेड नहीं होगा 70 या OnePlus 8 यूजर्स के लिए? जी बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास में OnePlus 8 है तो 80 लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ही माइनर चेंजेस किए हैं इन्होंने, मुझे नहीं लगता है वो ज़्यादा अपग्रेड होगा अच्छा वाला। अगर आप 70 पे हैं तो बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है, अभी अपग्रेड मत करो, यही मैं कहूँगा। क्यों फालतू में पैसे बर्बाद करने, अगले साल का जो अपग्रेड आएगा वो आपके लिए बड़ा अपग्रेड होगा, उस पर ध्यान दीजिए। हाँ, अगर आप 70 से OnePlus 8 Pro पे जा सकते हैं तो आपके लिए अच्छा अपग्रेड है ये। अगर 70 पे हैं आप और आप सोच रहे हैं कि 80 में आ जाऊंगा मैं, तो नहीं, इतना नहीं, मतलब ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। रख लीजिए एक और साल, अगले साल का जो आएगा OnePlus वाला स्मार्टफोन, उस पर थोड़ा नज़र रखिए, तो उसमें शायद ज़्यादा अच्छे फीचर मिल जाए आपको। आगे बढ़ते हैं। चलिए, मोहम्मद बिलाल, इनका कहना है कि मेरा क्वेश्चन ज़रूर ऐड करना। जी ऐड कर लिया अभी। इनका कहना है कि 80 का डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा, कर्व डिस्प्ले होती तो अच्छा होता, 8 Pro एक अच्छी डील है, बस ठीक है। ये इसका जवाब अब भी दिया था इनको गजनफर खान जी को, तो उनके जवाब में देख लीजिए मेरी राय इसके बारे में। 65 वाट चार्जिंग को स्किप करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं है तो ठीक है। 8 Pro एडवांटेज 3x ऑप्शन उसमें टेलीफोटो जूम लेंस का है, 48 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर वो 80 के सेंसर से अच्छा है, डिस्प्ले QHD है और PPI भी अच्छा है, OnePlus UI डायलर है, जो हाँ इसमें एक्चुअली OnePlus 8T में गूगल का डायलर दिया गया है, वो पॉइंट आपका सही है। और OnePlus 8 Pro आपको ज़्यादा पसंद है OnePlus 8T का मामले। जी बिलाल जी, देखिए अभी आपने पॉइंट बिल्कुल सही कहा। अब 8 Pro को 8T से कंपेयर नहीं कर सकते, ऑनेस्टली वो फ़ोन महंगा है, उसका एक कारण है, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर 80 के मतलब 80 में है ना, ऐसे जैसे 7 और 70 में आप देख लीजिए कितना बड़ा अंतर था।
70 में मैक्सिमम 7 Pro के फीचर्स आ गए थे, तो उस मामले में रेकमेंड करना सही था। लेकिन इस बार इतना बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है, आपने सही कहा, माइनर अपग्रेड है ये। अगर 8 Pro आप ले सकते हैं बिल्कुल ले लीजिए, आपके पास ऑलरेडी है तो उससे खुश रहिए। 8 Pro से ज़्यादा अच्छा फ़ोन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी राकेश चौधरी जो भी रेगुलर व्यूअर है, आई थिंक पहले एपिसोड से हमारे साथ में बने हुए हैं ये, इनका पूछना है कि प्रणय सर, मुझे OnePlus में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि मेरे बजट से अभी ये बाहर है। अगर इतना बजट होगा तो सैमसंग या एप्पल जैसे नामी ब्रांड चुनूंगा, ना कि OnePlus जैसे चाइनीज ब्रांड को। देखिए सबसे पहले तो ये चाइनीज नॉन चाइनीज में अभी हम नहीं घुसते, क्योंकि वो जो है ना ऐसा इशू है जो काफ़ी सेंसिटिव है, और उसमें मैं अगर कुछ भी कहूँगा संक्षेप में यहाँ पे तो गलत इंटरप्रिटेशन उसका लिया जा सकता है, तो उसमें मैं नहीं जाऊँगा। हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे किसी भी ब्रांड को कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, रिव्यू में वैल्यू फॉर मनी कितना देता है आपको। तो अगर आप सैमसंग और एप्पल की तरफ जाएंगे इस प्राइस रेंज में, आपको मिलेगा शायद 1 साल पुराना उनका मॉडल आ जाएगा। अगर सेल में देखेंगे तो आपको लेटेस्ट मॉडल कभी कभी मिल सकता है, जैसे कि S20 Plus की डील आई थी जो पिछले हफ्ते 50,000 रुपए में। तो अगर वो आप लेना चाहते हैं तो आपको सेल का डेफिनेटली इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन काफ़ी लोगों के लिए वो नहीं होता है, उनको फ्लैगशिप ग्रेड फीचर्स चाहिए होते हैं, उनका बजट 60,000 के ऊपर नहीं जा सकता है, तो उनके लिए OnePlus डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है। अभी आपने बोला आपके बजट से बाहर है, बात सही है। अगर आपके बजट में जो स्मार्टफोन है वही आप खरीद सकते हैं। अगर आपका बजट समझ लीजिए कभी बढ़ जाता है और आप 60 तक एक्सपैंड कर लेते हैं, तो आप देख लेंगे कि मार्केट में सैमसंग और एप्पल के ज़्यादा अच्छे स्मार्टफोन नहीं है, थोड़े 1 साल पुराने वाले स्मार्टफोन मिलेंगे आपको। अच्छे यानी कि मतलब मेरा कहने का मतलब है कि लेटेस्ट जनरेशन के अच्छे स्मार्टफोन उस प्राइस रेंज में नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए OnePlus भारत में सफल हो पा रहा है। वो सारे बड़े फ्लैगशिप वाले जिनके नेम ब्रांड वाले जो फीचर्स होते हैं ना, वो सारे मतलब कोशिश करता है कि 80% फीचर आपको दे दे 80% प्राइस पे, और इसीलिए भारत में सफल हुआ है ये ब्रांड। तो जो अपना बजट बढ़ा सकते हैं वो जरूर सैमसंग और एप्पल लेंगे, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए वो ऑप्शन नहीं होता है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। शिवकांत त्रिपाठी, ये भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, इनका कहना है कि क्या सिर्फ रिफ्रेश रेट बढ़ाना और फास्ट चार्जिंग स्पीड बढ़ाना काफ़ी अपग्रेड कहलाता है? वायरलेस चार्जिंग या IP रेटिंग नहीं है चलेगा, लेकिन कम से कम OnePlus 8 Pro की तरह अच्छे कैमरे देते, फिर OnePlus 8 की कीमत कम कर देते तो सही रहता। इस बार OnePlus ने सिर्फ नाम कमाया है लॉन्चिंग के नाम पे। देखिए शिवकांत जी, मैं आपसे सहमत हूँ, ये माइनर रिफ्रेश है। अब OnePlus का साइकिल जो है उन्होंने क्या किया, साल के एंड में एक और फोन वो लॉन्च कर देते हैं, तो इस बार उन्होंने ये किया। अब छोड़ा, आप ये ध्यान रखिए इस बात का भी कि इस साल में OnePlus की रणनीति थोड़ी बहुत, ये जो लॉकडाउन वगैरह का माहौल चल रहा है उसके कारण काफ़ी हद तक अफेक्ट हो गई थी। तो आप जानते ही होंगे कि 8 और 8 Pro जब लॉन्च होने थे उससे 1-2 महीने डिले हो गए थे, और जब तक वो भारतीय मार्केट में आए, जो OnePlus का सबसे बड़ा मार्केट है, उसमें काफ़ी डिले हो चुका था। मतलब जब तक वो सेल पे आए तब तक ऐसे लग रहा था कि अब तो 80 के लॉन्च होने का टाइम हो गया है। तो इसीलिए उन्होंने शायद 80 Pro कोई लॉन्च नहीं किया और सिर्फ 80 ही दिया एक माइनर रिफ्रेश के तौर पे, कि जो लोग OnePlus 8 लेने वाले थे वो उस मार्केट में जो थे उनको थोड़े कम प्राइस में, यानी OnePlus 8 का आप लॉन्च प्राइस देख लीजिए, 8GB वेरिएंट के लिए 45,000 था, तो यहाँ पे 80 आपको वही वाला वेरिएंट 43,000 में दे रहा है, इन दो अच्छे नए फीचर्स के साथ में। तो उस तरह से आप देखेंगे तो इतनी बुरी भी कोई लॉन्च नहीं है। लेकिन आपकी बात सही है, कोई ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ अभी नहीं की है। लेकिन अगले जो लॉन्च होगी OnePlus की, होपफुली नॉर्ड का नया वर्जन होगा, वो काफ़ी उत्साहित करेगी मुझे, और उसके अलावा OnePlus 9 सीरीज जब आएगी तब मज़ा आ जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी महेश भांडगे जी, जो काफ़ी रेगुलर व्यूअर है हमारे, ये भी उनका कहना है कि प्रणय भाई नमस्कार, OnePlus 8T का जो रेट है 42,999, इसके सबसे उसका कैमरा सेटअप इतना खास नहीं है, और इसमें इनका कहना है कि मैक्रो कैमरा वगैरह दिया होता तो खास होता है। लेकिन इनका सवाल अलग है, इनका सवाल OnePlus 8T के बारे में नहीं है। ये कह रहे हैं कि व्हाट्सएप और यूट्यूब यूज़ करने के लिए Realme C11 लेना बेस्ट रहेगा कि नहीं। जी, इन यूजर्स के लिए डेफिनेटली काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, आप ले सकते हैं Realme C11। अभी वो वाला स्मार्टफोन जो है जब आया था बहुत कंफ्यूज हुआ था मैं, क्योंकि वो Realme बजट सेगमेंट में C सीरीज़ में बहुत सारे फ़ोन लॉन्च कर रहा है, लेकिन C11 अच्छा फ़ोन है, आप ले सकते हैं उस यूसेज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक पर्ल का कहना है कि कैमरा डिज़ाइन X3 की तरह होता तो ज़्यादा बेटर होता है। जी, अभी ये पर्सनल प्रेफरेंस है, मुझे OnePlus 8T का कैमरा डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन ये सब्जेक्टिव चीज़ होती है। जो आपको पसंद है वो मुझे शायद उतनी पसंद ना आए, जो मुझे पसंद है वो आपको शायद उतनी पसंद ना आए। लेकिन आपको X3 के जैसा डिज़ाइन ज़्यादा पसंद है, ठीक है, बात सही है, वो आपकी प्रेफरेंस है, आप उस टाइप के स्मार्टफोन ले सकते हैं। मार्केट में बहुत ऑप्शन है, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अनूप पेडनेकर, जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, ये कह रहे हैं कि जो OnePlus 8T खरीदने के सोच रहे थे उनके लिए 8T बहुत अच्छा ऑप्शन है। सही बात है। अब इनका पूछना है कि आप कौन सा रेकमेंड करेंगे, 8T या Samsung Galaxy S20 FE। देखिए, S20 फैन एडिशन का रिव्यू अभी तक हुआ नहीं है, टेस्टिंग अभी चल रही थी, तो कंप्लीट होने के बाद में पूरा रिव्यू जब आएगा उसके बाद में मैं आपको बता पाऊंगा कि 8T या S20 FE लेना चाहिए। जितना मैंने दोनों स्मार्टफोन्स को देखा है उसमें ऐसे लग रहा है कि काफ़ी टफ कंपटीशन होगा, बस कैमरास पे डिसाइड होगा ये कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो देख लेंगे, वो एक बार वो रिव्यू हो जाएगा फिर मैं आपको बता दूंगा इस सवाल का जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिलबाग सिंह, जिनका आखिरी सवाल है कि मेरे ख्याल से गैलेक्सी S20 Plus ज़्यादा बेहतर है 8T के मुकाबले,
क्योंकि 46 में 80 12GB वाले से बेहतर है। 4000 जोड़ के S20 Plus 50,000 में मिल जाएगा, जो इससे कई गुना बेहतर है। जी दिलबाग जी, आप सेल प्राइस की बात कर रहे हैं S20 Plus की 50,000 वाले की, वो तो बहुत ही बढ़िया डील है। उस प्राइस पे तो 80 के साथ में कंपटीशन ही नहीं है, वो स्मार्टफोन इससे काफ़ी आगे है, वही लीजिए। लेकिन पिछले हफ्ते सेल हुई थी, काफ़ी लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, तो उनको ये प्राइसिंग नहीं मिलेगी। इसीलिए उन लोगों के लिए 80 अच्छा विकल्प हो सकता है जो अभी स्मार्टफोन लेना चाहते हैं 50,000 के आसपास, और S20 Plus जैसे फोन इस प्राइस रेंज में अगर अवेलेबल नहीं है उनके लिए तो इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगले एपिसोड्स में आप क्या देखना चाहेंगे। टेक्नोलॉजी की और जानकारी चाहते हैं तो हिंदी.gadgets360.com पर जरूर जाइए।